अब तक आप सब ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील के बारे में बहुत सारी बातें सुन ली होंगी और बहुत से तजज़िये भी आपने देखे होंगे। इसलिए इस डील की तफ़सीलात में हम नहीं जा रहे। यहाँ पर कुछ अहम सवालात हैं जिसको हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़ई वैसे ही है जैसे कि बताया जा रहा है। पाकिस्तान में तो एक ग्रोह ऐसा है जो इस डील को लेके इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो उसका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो बिगड़ गया है। अब ये पंगा लेके दिखाए। अब इसका एक मतलब ये भी है कि अब सऊदी अरब ये समझो एटमी ताकत है, हम हैं तो वो भी है। और ऐसे समझो कि अब पाकिस्तान तेल का मालिक है, उन्होंने तेल साडा है। ऐसी बातें जैसे कि पाकिस्तान इस्लाम का मसीहा है या जैसे सेवियर है, इससे पहले भी होती रही हैं। अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर जब हम जा रहे थे, तो ये सारी बातें हमने उस वक़्त भी सुनी थी और इसी तरह की बातें बोल के आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। यहाँ अगर हम मान भी लें कि ऐसा ही है जैसे कि बताया जा रहा है, तो एक सवाल ये पैदा होता है, क्या इस डील से आवाम को कोई फ़ायदा होने वाला है? तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आवाम को कोई इसका फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब हम अफ़गानिस्तान की जंग में भी उतर रहे थे, तो हम इसी तरीके से मुतासिर थे और सऊदी अरब से पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा था, मगर उसका नतीजा क्या था? मुल्क के अंदर फ़िरक़ावारियत और नफ़रत जो है वो बढ़ गई थी और जिसकी वजह से जो है हम आज तक जो है उस अज़ाब को भुगत रहे हैं। तो ये इस्लाम की खिदमत तो कोई बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका के मफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ है, जो इस डील के तहत किया जा रहा है। जैसे कि अफ़गानिस्तान की उसमें भी हमने यही किया था। अब हम देखते हैं कि जैसे कहा जा रहा है कि ये डील नेटो की तरह है, जैसे कि नेटो के अंदर एक मुल्क के ऊपर अटैक दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक कंसिडर किया जाता है। तो क्या कतर पे हमले के बाद अरबों को ये बात महसूस हुई कि उनको एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया या इसके कोई और मकासद हैं? तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी बोलता जाऊँ कि अगर एक मुल्क पे अटैक कर दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक कंसिडर किया जाएगा, तो जो मुआहदे उन्होंने किए हुए हैं उनको भी तो फिर उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे अटैक को कंसिडर किया जाएगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर सऊदी अरब अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा है, तो पाकिस्तान को भी फिर उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और उसको सेकंड करना पड़ेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको फिर और मज़ीद सवालात ऐसे हैं जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि खुशफ़हमी जो है ना वो एक नेमत है, जो हमारी कौम में बहुत ज़्यादा है। पहले हम मान के चलते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कहा जा रहा है कि सऊदी अरब को अपनी सिक्योरिटी के लिए एक मज़बूत फ़ोर्स की ज़रूरत थी और वो फ़ोर्स पाकिस्तान की सूरत में उसको नज़र आ रही है। पहली तो बात ये है कि सऊदी अरब ने कभी भी इस पैक्ट को इज़राइल और अमेरिका के खिलाफ समझा है या नहीं समझा है। अगर मान भी लें कि ऐसा ही है, तो सऊदी अरब का मुकम्मल दिफ़ाई निज़ाम जो है, वो अमेरिका का है, अमेरिका का दिया हुआ है, जिसके अंदर जिन तैयारों ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को सलामी दी है, वो भी इवन के अमेरिका के हैं। अब मेरा एक सवाल है कि एक जो छोटी-सी सिक्योरिटी एजेंसी, जो कि आपकी कार की हिफ़ाज़त कर रही होती है, उसको आपने ये राइट्स दिए हुए होते हैं कि वो अगर आपकी कार एक सर्टेन लिमिट से बाहर जाती है, तो उसको वो ऑफ़ कर सकते हैं। तो जो अमेरिका ने अपने वेपनरी आपको प्रोवाइड की है, क्या ये इख्तियार अमेरिका को नहीं होगा? ये आपकी खामख़याली है कि वो अपने इक्विपमेंट को आपको दे के बिल्कुल छोड़ दें कि अब आपने उसको जैसा चाहते हैं वैसे इस्तेमाल करें। तो ये आपकी खामख़याली है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप अपने F-16s क्यों नहीं भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते? उसकी वजह ये है कि आप मुआहदों के अंदर बाउंड होते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि जो है ना मेरी मर्ज़ी मैं जो चाहे करूँ। यहाँ पर आपकी याद दहानी करवा दूँ कि जब अमेरिका उसामा बिन लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान में आया था, तो उसने पहले से ये चीज़ चेक कर ली थी कि पाकिस्तान के F-16 कहाँ-कहाँ पर है, कौन से ज़मीन पे हैं, कौन से हवा के अंदर है, तो ये उनको पहले ही से पता होता है। इवन कि जिन कंट्रीज़ को वो अपने रडार सिस्टम्स देता है, सिक्योरिटी सिस्टम्स देता है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन उसके पास मौजूद होती है कि वो रडार के ऊपर क्या चीज़ देख रहे हैं। अब कोई ये कह सकता है कि जब अमेरिका को इल्म था पाकिस्तान के जहाज़ कहाँ-कहाँ पर खड़े हुए हैं, तो उनको वो ब्लॉक भी तो कर सकता था। क्यों वो जब उनको ये फ़ील हुआ, पाकिस्तानियों को फ़ील हुआ, तो उनके F-16 हवा में बुलंद थे। तो उसका कॉमन सेंस वाली बात ये है कि पाकिस्तान ने टेक्निकली किसी भी तरीके से कोई भी वायलेशन नहीं की हुई थी उसामा बिन लादेन वाले केस के अंदर। तो अमेरिका उनके जहाज़ को ब्लॉक नहीं कर सकता था।
मगर हाँ, अगर वो अमेरिकन इंटरेस्ट पे या अमेरिकन जहाज़ों पे अटैक करने की कोशिश करता तो डेफिनेटली अमेरिका ने उस टाइम पे एक्शन ले लेना था। ईदर के उनको काउंटर अटैक करते या उनके कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते। क्योंकि अमेरिका इस चीज़ को सीक्रेट रखना चाहता था, तो इस वजह से न किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन या ग्लिच नहीं आया जिससे पाकिस्तान को कोई खबर होती। आपको यहाँ पर ये सवाल करता है कि अगर ऐसा था तो उसने पाकिस्तान के F-16 को ब्लॉक क्यों पहले ही से ब्लॉक क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि टेक्निकली पाकिस्तान ने कोई भी वायलेशन नहीं की थी। F-16 उनके पास थे, उनकी सर्विस में थे, ना उसने इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया, ना अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया। तो टेक्निकली वो पाकिस्तान के F-16 को उनके लिए कोई खतरा नहीं थे। खैर, आज की बात हम करते हैं और ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सऊदी अरब ने किसी भी स्टेज के ऊपर अमेरिका को या इसराइल को अपने लिए खतरा कंसिडर किया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। या उसने आज तक कोई धमकी भी दी है? तो जब वो धमकी नहीं दे सकता तो इसराइल को रोक कैसे सकता है? हमने पहले भी देखा है कि तमाम मुस्लिम ममालिक की एक फौज बनाई गई थी जिसकी क़यादत पाकिस्तान ने ही की थी। क्या हुआ? कतर पे हमला हो गया, उसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं, इवन के कतर ने भी जो है खामोशी इख्तियार की। और ये अजीब इस्लामी इत्तेहाद है कि जो बस सिर्फ अमीर ममालिक के लिए है। फ़लस्तीन के लिए तो कभी इन लोगों ने कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। इस्लाम तो हमें सिखाता है कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं। अगर जिस्म के एक हिस्से में कोई तकलीफ होती है तो वो पूरे जिस्म में महसूस होती है। यहाँ मैं अवाम की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो तो अपने रहनुमाओं के आगे मजबूर है। अच्छा, यहाँ दिलचस्प बात ये है कि जिसे पाकिस्तान दुश्मन समझ रहा है वो सऊदी अरब के नज़दीक दुश्मन नहीं। वो तो इनके साथ मुआहदे कर रहे हैं, अब्राहम अकॉर्ड कर रहे हैं। यानी सऊदी अरब ये नहीं कह रहा है कि इज़राइल से उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा है। बल्कि उसने बार-बार जो है अपने ख़तरों का ज़िक्र किया है कि उसको ख़तरा किसके साथ है। उसने क्लियरली जो है ईरान का नाम लिया है कि ईरान से उनको ख़तरा है, यमन से उनको ख़तरा है। अगर आपका भारत के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या आपको लगता है कि आपको भारत के अगेंस्ट में सऊदी अरब फंड करेगा, फंड के ज़रिए जो है आपकी मदद की जाएगी, पैसों के ज़रिए आपकी मदद की जाएगी? तो मैं आपकी याद दहानी करवा दूँ, अभी जो रिसेंटली आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था भारत के साथ, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपको अरब ममालिक की तरफ से एक मुल्क ने, यानी कि आप समझ सकते हैं किस मुल्क ने जो है आपको ये धमकी दी थी कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट में आप तसादुम में आगे ना बढ़ें और अगर आप मुश्किल वक्त में पड़ते हैं तो आप हमारे पास ही आते हैं। जिस पे आपके मुल्क ने कहा था कि जब हम मुश्किल वक्त में जाएंगे तो हम आपके पास नहीं आएंगे। और आप समझ बैठे हैं कि ये पैक्ट जो है इसराइल के खिलाफ है। आपको एक ऐसा मुल्क जिसके पास ना टेक्नोलॉजी है उसकी, ना हथियार उसके हैं, ना एक प्रोफेशनल आर्मी उसके पास है, वो आपकी मदद कर पाएगी इसराइल के अगेंस्ट में? और जिसके बारे में ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कहा कि अगर हम आपकी बादशाह को प्रोटेक्ट ना करें तो आप 2 हफ्ते से ज़्यादा वो अपने मुल्क को बचा नहीं सकते हैं। We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. अब क्या ऐसा मुल्क जो है आपकी मदद कर सकता है? तो कोई जवाब दे देगा शायद पैसे से मदद हो सकती है। जब भारत के साथ मामूली सी झड़प होती है, तो आप फौरी तौर पे न्यूक्लियर हथियार की बात करना शुरू कर देते हैं और उनको धमकी देने लगते हैं हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। ऑल्दो कि ये आपके लिए भी आसान नहीं है कि आप न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें, बट क्योंकि आप जो है एक छोटी सी पट्टी के ऊपर है तो आपकी एग्जिस्टेंस को खतरा पड़ जाता है, इसलिए आप जो है जौहरी हथियार की बात करते हैं कि हम उनका इस्तेमाल करेंगे। तो क्या अगर भारत और इसराइल एक साथ आपके मुकाबले में आ गए तो क्या आप उनका मुकाबला कर सकते हैं? जबकि आपके अलाइज जो हैं, यानी कि अगर सऊदी अरब होगा तो वो मुकाबला करने के लिए भी नहीं है, ना उनके पास टेक्नोलॉजी और भी जो होगी वो भी आपकी अमेरिका की इस्तेमाल करनी है उन्होंने। अमेरिका वो आपको इस्तेमाल करने नहीं देगा। तो रही सही कसर जो है वो आपके JF-17 थंडर और चाइनीज़ सिस्टम के ऊपर होगी। चाइनीज़ सिस्टम भी जो है आपका अगर मदद करता है, हमने मान भी लिया कि वो आपकी मदद कर रहा है, तो आप मदद किस तरीके से भेजेंगे? जो सऊदी अरब की सराउंडिंग है वो तो अमेरिकन बहरी बेड़ों ने घेरी हुई है। तो अगर आप वहाँ से पाकिस्तान से मिसाइल भी दागते हैं और वो उसकी रेंज इसराइल तक है भी, तो उसको बीच में काउंटर करने के लिए अमेरिका के बहरी बेड़े पहले ही से वहाँ पर मौजूद हैं।
वो बहरी बेड़े आपके जाने वाले मिसाइलों को सलामी नहीं देंगे, जैसे कि आपके वजीर आजम को सऊदी अरब के अंदर सलामी दी गई थी जहाज़ों के ज़रिए। अभी हालिया हमने चीज़ों को देखा है जो डेवलपमेंट हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर। उसमें डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान की जो भी प्रॉक्सीज थी उनको एक-एक करके निशाना बनाया, उनकी क़यादत को शहीद किया। चाहे वो हमास की क़यादत हो या हिज़्बुल्लाह की क़यादत हो, उसके जितने भी लीडर्स थे उनको एक-एक करके शहीद किया गया ताकि ईरान को कमज़ोर किया जाए। ये कोशिश यमन के अंदर भी जारी है, बट वहाँ पर अभी तक इनको वो कामयाबी नहीं मिली जो लबनान, सीरिया, इराक में मिल चुकी है। इज़राइल ने सोचा ये था कि जिस तरीके से उसने अरब ममालिक को 6 दिन के अंदर ठिकाने लगा दिया, ईरान को भी लगा देगा, बट ईरान ने 12 दिन में साबित कर दिया कि वो अरब ममालिक की तरह नहीं है। उस वक्त अचानक से मीडिया के अंदर रजीम चेंज की बातें शुरू हो गई थी, मगर जब दुनिया ने देखा कि इज़राइल की हालत खस्ता है, तो अचानक से वो बातें बिल्कुल से गायब हो गई और अमेरिका ने भी जो है अपने टोन को चेंज कर लिया और सुलह सफाई करवाने के ऊपर आमादा हो गया। अमेरिका भी ये समझ चुका था कि अगर वो मदाखलत नहीं करेगा तो इसराइल सफ़े हस्ती से मिट सकता है, क्योंकि जो तस्वीरें जो वीडियोस हमने देखी हैं उससे यही नज़र आ रहा था कि अगर ये अटैक कंटिन्यू रहते, ये लड़ाई अगर कंटिन्यू रहती तो इसराइल को मज़ीद बुरे नताइज भुगतने पड़ते। मगर अगर अमेरिका मदाखलत करता तो बेशक ईरान को काफ़ी नुकसान होता, मगर इसकी कीमत ये होती कि इसराइल का खात्मा हो जाता, यानी इसराइल एग्जिस्ट नहीं करता। मगर ये सोचना है कि अमेरिका ईरान से डर गया या रिजीम चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा, ये एक बचकाना बात है। मैंने 25 जून 2025 में एक पोस्ट लगाई थी जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि अब अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट के अंदर शिया सुन्नी तनाज़े को हवा देगा, और वो कैसे होगा ये हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क़तर के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा बेस मौजूद है जिसके ऊपर ईरान ने हमला किया। ऑल्दो कि वो हमला एक अलामती हमला था, मगर यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हमारे क्या अमेरिका किसी भी मुल्क को अलामती हमला करने की इजाज़त देगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कुछ दानिश्वर ये कहते हैं कि इस तनाज़े के अंदर अमेरिका और ईरान ये ड्रामा कर रहे थे, मगर जब यही दानिश्वर पाकिस्तान और भारत के दरमियान की तनाज़े की बात करते हैं तो उसमें वो खुद ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के काफ़ी सारे जहाज़ों को लॉक किया था, मगर 6 जहाज़ से ज़्यादा उन्होंने नहीं गिराए। उसकी वजह ये देते हैं कि कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि वो जंग को इस नहज पे लेके चला जाए कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सके। तो अमेरिका और ईरान के केस में भी ये था कि दोनों इस जंग को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने एक अलामती अटैक किया। खैर, अगर हम ये मान भी लें कि अमेरिका ख़तर से ही अपने इस जंग का आगाज़ कर देता, तो आपको मैं एक चीज़ ये बता दूं कि अगर ईरान पूरे ख़तर को जो है मलिया मेट कर देगा तो उसके बावजूद भी जो है उम्मत मुस्लिमा के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो उम्मत मुस्लिमा का कोई मरकज़ नहीं है। मगर यही काम अगर सऊदी अरब की तरफ किया जाए या अगर सऊदी अरब को एक धमकी भी दे दी जाए तो उम्मत इसको जो है बिल्कुल एक अलग नज़र से देखेगी और इसको जो है इस्लाम के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये कहा जाएगा कि ईरान ने मक्का मदीना के ऊपर हमला कर दिया। उस वक्त कोई ये नहीं देखेगा कि हमला किस तरफ से हो रहा है और कहीं आप अमेरिका और इसराइल की साइड पे तो नहीं है। अब कोई ये कह सकता है कि ये मेरी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो मैंने पेश कर दी है। तो अब आप थोड़ा सा मिडिल ईस्ट के अंदर होने वाले जो डेवलपमेंट्स हैं उसकी तरफ देखें कि ट्रम्प जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अपने बेस को वापस मांगते हैं। तो ये अचानक ही क्यों हुआ कि अफगानिस्तान के अंदर अपने बेस को क्यों मांगा गया है, जबकि तालिबान को तो बिठाई अपने पपेट गवर्नमेंट के तौर पे बिठाया गया है वहाँ पर। तो उसकी वजह ये है कि तालिबान जो है वो एग्रेसिव फोर्स के तौर पे नहीं वर्क कर सकती, यानी कि वो ईरान के ऊपर डायरेक्टली हमला नहीं कर सकते। हाँ, वो डिफेंड तो ज़रूर कर सकते हैं अपनी पोस्ट करके, क्योंकि वो पहाड़ों में रहने वाली कौम है, तो वो डिफेंड तो कर पाएगी कि ईरान अगर अफगानिस्तान पे हमला करने की कोशिश करेगा तो वो उसके लिए ईजी नहीं होगा। फिर यहाँ पर एक सवाल पैदा ये होगा कि ईरान ऐसा करेगा ही क्यों? क्यों वो अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा? तो टेक्निकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि ईरान जो है वो अफगानिस्तान की तरफ पेशकदमी करे। इसको जो भी पेशकदमी करनी है वो इस मिडल ईस्ट की जानिब करनी है, ईरान ने जो भी पेशकदमी करनी है, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकन इंटरेस्ट है। तो अब अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर जाके अपनी फोर्सेस को वहाँ पर बिठा के अब इसके ऊपर ईरान के ऊपर वहाँ से अटैक कंडक्ट कर सकता है, बड़े आराम से वो कंडक्ट कर सकता है।
फिर दूसरी जो रिसेंट अपडेट्स हैं वो ये है कि अपने एक दोस्त मुल्क यानी कि भारत को अमेरिका ने चाबहार की पोर्ट जो है वो इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो इन तमाम चीज़ों को जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने सूरत हाल वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी कि वो ईरान को आहिस्ता-आहिस्ता से काउंटर करने की कोशिश कर रहा है और आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक तो चलें सब ठीक है। तो फिर सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी क्यों वहाँ पर उनको चाहिए सऊदी अरब के अंदर? तो वहाँ पर भी अमेरिकन आर्मी आ जाती। तो ये भी एक टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि अगर अमेरिकन आर्मी सऊदीया से ऑपरेट करेगी तो उम्मत मुस्लिमा की हमदर्दियाँ आप नहीं हासिल कर सकते। बल्कि ईरान के साथ हमदर्दियाँ हो जाएंगी। तो इसलिए पाकिस्तानी आर्मी का वहाँ पर होना ज़रूरी है कि अगर आपने कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट किया उसके अगेंस्ट में ईरान अगर आपको काउंटर फायर करता है, आपके ऊपर कोई हमला करता है, तो पाकिस्तान की एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होगी जो कि डिफेंड कर सकती है। इसके अलावा अगर आपने उनके ऊपर सऊदी अरब में हमला किया तो पाकिस्तान का बॉर्डर भी ईरान के साथ लगता है, तो आप वहाँ से दोनों साइड से जो है ना ईरान के ऊपर अटैक कंडक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप ईरान के ऊपर एक दबाव बना सकते हैं कि पाकिस्तान आपके बिल्कुल बॉर्डर के साथ भी लगा हुआ है और अगर आपने सऊदी अरब पे हमला किया तो आपके ऊपर दोहरा प्रेशर बिल्डअप होगा। और उस टाइम पे अगर पाकिस्तान ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाता है तो अमेरिका भारत को भी जो है पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करने से भी रोक सकता है, क्योंकि अभी उसने जैसे चाबहार के ऊपर उनको रोका है कि आप वहाँ से अपने बिजनेस नहीं कर सकते, कि जाहिर सी बात है उसका पैसा ईरान को तो मिल रहा है और एक उसके लिए लाइफलाइन है कि जो उनकी मईशत को सपोर्ट कर रही है। तो ये आप इंडिया को भी जो है वार्न कर सकते हैं, भाई देखो तुम्हारी एक चीज़ें हम इस तरीके से पाबंदियां लगा रहे हैं तो फर्दर मजीद माशी पाबंदियां तुम्हारे के ऊपर और भी आ सकती हैं। इस तरीके से आप भारत को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान के ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर बिल्डअप नहीं करे, उनके ऊपर अटैक नहीं करे। अगरचे मेरा मानना है कि पाकिस्तान इसमें शामिल होना नहीं चाहता, मगर जैसे हालात जा रहे हैं उसको मजबूरन शामिल होना पड़ेगा। जैसे कि पाकिस्तान ने पहले भी यमन के अगेंस्ट में जब पाकिस्तानी आर्मी को मांगा गया था तो पाकिस्तान ने मना कर दिया था, मगर अब यहाँ मजबूरी है कि आप एक मुआहदे के अंदर बन जाएंगे तो ईरान और यमन के अगेंस्ट में जो है आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको उनके मिसाइल्स को काउंटर करना पड़ेगा। और कितनी दिलचस्प बात है कि जो मिसाइल इजराइल से यमन की तरफ आते हैं वो काउंटर नहीं होते हैं और जो यमन से इजराइल की तरफ जाते हैं उनको काउंटर कर दिया जाता है। वो मेरा दोस्त है, अब वो चाहे गलत हो या सही हो मैं तो उसी का साथ दूंगा ना। वो दोस्ती क्या जो गलत और सही का फर्क देखने लगे। दोस्ती की है दिल से निभाएंगे, चाहे गलत भी हो दोस्त, साथ देके चलेंगे। अब देखते हैं कि मजीद क्या पेशरफ्त होती है।